सम्मानित शिक्षक साथियों, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं जो राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जारी इस आदेश के तहत शालाओं में शाला प्रबंधन समिति के गठन से संबंधित है। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राज्य शिक्षा केंद्र का आदेश दिनांक 31 अगस्त 2021 को जारी हुआ है। समस्त कलेक्टर, समस्त जिले को लिखा गया है। शासकीय एवं शासन से अनुदान प्राप्त समस्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में शाला प्रबंधन समिति का गठन किए जाने संबंधी। शासकीय विद्यालयों के साथ ही ऐसे प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय जो शासन से अनुदान प्राप्त करते हैं, वहां शाला प्रबंधन समिति का गठन किया जाना है। संदर्भ दिया हुआ है राज्य शिक्षा केंद्र का पत्र क्रमांक 14 अक्टूबर 2019 का यह पत्र है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 बनाए गए हैं। इन नियमों के तहत पूर्व में संदर्भित पत्र अनुसार संबंधित शालाओं में शाला प्रबंधन समितियों का गठन सत्र 2019 में 2 वर्षीय कार्यकाल हेतु किया गया था। इसी तारतम्य में सन 2021-22 एवं 2022-23 हेतु प्रदेश की सभी शासकीय एवं शासन से अनुदान प्राप्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में दिनांक 9/9/2021 को शाला प्रबंधन समिति का गठन निम्नानुसार किया जाना है। तो साथियों, इस आदेश के तहत 9 सितंबर को शाला प्रबंधन समिति का गठन किया जाना है। यहाँ पर समय सारणी दी गई है कि कब कौन सी कार्रवाई की जाएगी और किन विद्यालयों में होना है। यह समस्त शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय तथा संयुक्त माध्यमिक शालाएं, अर्थात जो कक्षा 1 से 8 तक संचालित है। तो सम्मानित शिक्षक साथियों, आइए आज के इस कालखंड में हम बात करते हैं राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा एसएमसी के गठन से संबंधित जो निर्देश प्रदान किए गए हैं, निर्देशों के अनुरूप हमें किस तरह से शाला प्रबंधन समिति का गठन करना है। जैसा कि आपको मालूम है, इससे पूर्व वर्ष 2019 में शाला प्रबंधन समितियों का गठन किया गया था, जिनका कार्यकाल अब 2020-21 में समाप्त हो गया है। तो वर्तमान सत्र यानी 2021-22 तथा 2022-23 के लिए हमको शाला प्रबंधन समिति का गठन करना है। तो शाला प्रबंधन समिति का गठन करने से पहले हमें कौन कौन सी तैयारियां करनी है, हम इस पर बात करेंगे। तो प्रमुख रूप से जो शाला प्रबंधन समिति का गठन होना है, किन विद्यालयों में होना है? शासकीय तथा अशासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालयों में शाला प्रबंधन समिति का गठन, यानी ऐसे शासकीय विद्यालय जो प्राथमिक, माध्यमिक तथा संयुक्त माध्यमिक विद्यालय हैं, साथ ही ऐसे अशासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालय जिन्हें की शासन से अनुदान प्राप्त होता है, जो शासन के अनुदान से चलते हैं, तो वहां पर शाला प्रबंधन समिति का गठन होना है। यहाँ पर हाई स्कूलों में शाला प्रबंधन समिति के गठन की बात नहीं की गई है, यानी ऐसे विद्यालय जहां पर कक्षा 1 से 12 तक या कक्षा 1 से 10 तक कक्षाएं संचालित हैं, या जहां पर कक्षा 6 से 12 या 6 से 10 तक कक्षाएं संचालित हैं, ऐसे एक शाला एक परिसर के लिए शाला प्रबंधन समिति के गठन हेतु अलग से निर्देश प्रदान किए जाएंगे। तो अब तैयारी हमको कैसे करनी है? सबसे पहले हमारी जो 31 अगस्त की स्थिति में नामांकन है, नामांकन को हम क्लियर कर चुके हैं। तो नामांकन, मान लीजिए उदाहरण के लिए हमने यहाँ लिया है कि हमारे विद्यालय में 31 अगस्त की स्थिति में 100 बच्चों का नामांकन है। तो शाला प्रबंधन समिति के कुल सदस्य होंगे 18, जिनमें से जो 14 सदस्य होंगे वो बच्चों के माता पिता या अभिभावक होंगे। तो उन 14 अभिभावकों का चयन हमें कैसे करना है, इसको समझ लें। शाला में दर्ज बच्चों को हम 3 वर्गों में रखते हैं। पहला वर्ग है वंचित वर्ग, दूसरा कमजोर वर्ग और तीसरा अन्य वर्ग। तो वंचित वर्ग में कौन कौन आएंगे? वंचित वर्ग में एससी यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, वन भूमि के पट्टाधारी तथा विमुक्त जातियां, CWSN अर्थात दिव्यांग बच्चे जिनका की जिला मेडिकल बोर्ड के द्वारा प्रमाण पत्र बन चुका है, तथा HIV ग्रस्त बच्चे, इन बच्चों को हम वंचित वर्ग में लेंगे। कमजोर वर्ग में BPL तथा अंत्योदय कार्डधारी तथा अनाथ बच्चों को लेंगे, और शेष सभी अन्य में आ जाएंगे, जिसमें कि OBC और जनरल के बच्चे होंगे। अब मान लीजिए कि नामांकन 100 है और हमारे विद्यालय में 40 विद्यार्थी जो है वंचित वर्ग के हैं, कमजोर वर्ग के 20 विद्यार्थी हैं और शेष वर्ग जो है
ऐसे 40 विद्यार्थी हैं। तो इनका जो प्रतिशत होगा कितना होगा, 40%। 100 में 40 तो प्रतिशत में भी 40 आएगा। कमजोर वर्ग के 20% हैं तथा अन्य वर्ग के 40% हैं। तो शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों में इनकी जो सहभागिता होगी वह भी नामांकन के अनुरूप होगी। यानी 40% बच्चों का नामांकन वंचित वर्ग का है, तो 40% जो शाला प्रबंधन समिति के सदस्य होंगे वे भी वंचित वर्ग से होंगे। यानी 14 का 40% अगर हम निकालें तो ये आता है 5.6। अब 5.6 सदस्य तो हो नहीं सकते, तो इसको हम पूर्णांक में लेंगे। यानी 5.5 के ऊपर हम अगला पूर्णांक ले लेंगे तो ये हो जाएंगे 6 सदस्य। यानी वंचित वर्ग से हम 6 सदस्य लेंगे, कमजोर वर्ग से 3 सदस्य लेंगे और अन्य वर्ग से शेष जो 5 सदस्य हैं वो रहेंगे। अब इनमें भी जैसे कि यहाँ पर 6 सदस्य वंचित वर्ग से लेना है तो 3 महिला और 3 पुरुष लेना है। कमजोर वर्ग से 2 महिला और 1 पुरुष लेना है। तथा अब शेष जो बच गए 5 सदस्य जो हैं इनमें महिला 2 तथा पुरुष 3। तो इस तरह से हमारी शाला प्रबंधन समिति में अभिभावक के रूप में जो सदस्य होंगे वे 3 और 2 5 और 2 7 महिलाएं होंगी। इसी तरह 3 और 1 4 और 3 7, इस तरह से 7 महिला और 7 पुरुष सदस्य होंगे। अब मान लीजिए यहाँ 40 बच्चे हैं, तो हम 40 बच्चों के ही माता पिता को तो शाला प्रबंधन समिति में नहीं ले सकते। तो हमको करना क्या है, हमको गत वर्ष का यानी वर्ष 2021 का रिजल्ट देखते हुए और कक्षा दूसरी से पांचवी क्यों, क्योंकि कक्षा पहली के बच्चों का कोई रिजल्ट नहीं है, तो कक्षा दूसरी में जो अध्ययनरत बच्चे हैं, दूसरी से लेकर 5वीं तक जो बच्चे अध्ययनरत हैं, उन बच्चों का वर्ष 2021 की वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट देखेंगे। इसी तरह अगर प्राथमिक एवं माध्यमिक यानी संयुक्त माध्यमिक विद्यालय है तो वहां कक्षा दूसरी से 8वीं में पढ़ने वाले बच्चों का, तथा जहां पर केवल माध्यमिक शाला है तो कक्षा 6वीं से 8वीं में पढ़ने वाले बच्चों का गत वर्ष का वार्षिक परीक्षा परिणाम हम देखेंगे। और उस वार्षिक परीक्षा परिणाम में A+ ग्रेड प्राप्त करने वाले जो बच्चे हैं उनको हम चुन लेंगे। अब मान लीजिए कि ऐसे 15 बच्चे निकलते हैं जिनका कि A+ ग्रेड है, लेकिन हमको 14 सदस्यों का चुनाव करना है जिसमें से 7 महिलाएं लेना है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, महिला सदस्यों का चुनाव करेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इन 15 बच्चों की माताओं के नाम पर्ची में लिख लेंगे और लॉटरी के द्वारा हम 7 महिलाओं के नाम निकाल लेंगे। इस तरह से हम पहले 7 महिला सदस्यों का चुनाव कर लेंगे और जिन महिला सदस्यों का चुनाव हो चुका होगा उन बच्चों को अलग करके और शेष बच्चों के पिताओं का नाम लिखना है। शेष बच्चों के पिताओं का नाम लिख लेंगे। उनमें से भी 7 पुरुष सदस्यों का चुनाव हम कर लेंगे। अब मान लीजिए कि A+ ग्रेड के हमारे पास में 5 ही बच्चे हैं, तो 14 सदस्य के लिए फिर हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा कि A+ ग्रेड से नीचे वाले ग्रेड के बच्चों को भी शामिल करेंगे और अगर A ग्रेड वाले नहीं है तो उससे नीचे वाला ग्रेड यानी B ग्रेड के बच्चों को भी शामिल करेंगे, वह भी नहीं है तो C ग्रेड वाले बच्चों को भी इसमें शामिल करेंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, पहले 7 महिला सदस्यों का चुनाव कर लेंगे और बाद में 7 पुरुष सदस्यों का चुनाव कर लेंगे। तो ये जो सारा होमवर्क है, ये होमवर्क हमारा 31 अगस्त तक हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ है तो हम इसको 1-2 दिन में अतिशीघ्र कर लें। अब महिला तथा पुरुष अभिभावकों का चयन करने के बाद की जो कार्रवाई है, हमको क्या करना है, परिशिष्ट 2 में हम सूचना प्रेषित करेंगे समस्त पालकों को कि दिनांक 9 सितंबर को शाला प्रबंधन समिति का गठन होना है जिसमें कि आपको उपस्थित रहना है। तो ये जो निर्धारित प्रारूप है परिशिष्ट 2 के द्वारा हम यह सूचना प्रत्येक अभिभावक तक लिखित रूप में पहुंचाएंगे। दूसरी जो सूचना है परिशिष्ट 3 में हम किन लोगों को सूचना देंगे, जो 14 अभिभावक या पालक हमने चुना है विद्यार्थियों के ग्रेड के आधार पर, उनको हम, जिनमें 7 महिलाएं हैं 7 पुरुष हैं, ऐसे 14 अभिभावकों को हम परिशिष्ट 3 में सूचना देंगे कि आपको तो अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना ही। अब आपका जो विद्यालय है, आपका विद्यालय जिस वार्ड में स्थित है उस वार्ड के जो पंच होंगे ग्रामीण क्षेत्र में तथा नगरीय क्षेत्र में जो पार्षद हैं, उन पंच या पार्षद को भी आप
अपनी शाला प्रबंधन समिति में सदस्य होने की सूचना परिशिष्ट 4 में देंगे। इसके अलावा नगरीय निकाय में नगर पंचायत, नगर निगम या नगर पालिका के जो महापौर हैं या जो अध्यक्ष हैं, उनको हम एक पत्र प्रेषित करेंगे परिशिष्ट 5 में, तथा उनसे आग्रह करेंगे कि वे अपने नगर परिषद, नगर पालिका या ग्राम पंचायत की किसी महिला पंच पार्षद को मनोनीत करने का पत्र हमें दें या मनोनीत करके हमें सूचना प्रेषित करें। तो परिशिष्ट 5 में हम उनको सूचना देंगे और परिशिष्ट 5A में वे महिला पंच या महिला पार्षद के मनोनयन की सूचना हमको वापस देंगे। तो ये कार्रवाई हमको जो है 1-2 सितंबर को कर लेनी है। प्रधान पाठक जो होंगे, शाला में अगर प्रधान पाठक हैं तो प्रधान पाठक सदस्य सचिव होंगे। अगर प्रधान पाठक नहीं है तो जो वरिष्ठतम शिक्षक होंगे वे शाला प्रबंधन समिति के सदस्य सचिव होंगे। इसके बाद एक महिला शिक्षिका, विद्यालय में अगर महिला शिक्षिका पदस्थ हैं तो वह शाला प्रबंधन समिति की सदस्य होगी। अगर एक से अधिक महिला शिक्षिका हैं, उस स्थिति में वरिष्ठतम महिला शिक्षक को हम शाला प्रबंधन समिति का सदस्य मनोनीत करेंगे और उनको भी परिशिष्ट 6 में लिखित सूचना देंगे। ये कार्रवाई हो गई। इसके बाद हमने चूंकि सबको सूचना दे दी है कि 9 सितंबर को शाला प्रबंधन समिति का गठन होना है, तो जो आवश्यक प्रपत्र हैं, यानी हमको जिन प्रपत्रों में रिपोर्टिंग करनी है, उन प्रपत्रों की पर्याप्त संख्या में हम फोटोकॉपी करा लें। अब इसके बाद अध्यक्ष का निर्वाचन। अध्यक्ष कौन हो सकते हैं? जो बच्चों के माता पिता या अभिभावक हैं। जिन 14 सदस्यों का हमने चुनाव किया है उनमें से कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष के लिए अपना नामांकन भर सकता है और नामांकन के लिए जो प्रारूप है वह है परिशिष्ट 7। परिशिष्ट 7 में अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए वे अपना नामांकन प्रस्तुत करेंगे। उसमें जो अभ्यर्थी है, अभ्यर्थी के अलावा एक प्रस्तावक तथा एक समर्थक के भी हस्ताक्षर होंगे। अब उनके द्वारा जो नामांकन हमें दिया गया है, मान लीजिए कि एक ही व्यक्ति का नामांकन प्राप्त होता है, ऐसी स्थिति में आम सहमति या सर्वसम्मति से अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। लेकिन अगर एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा नाम निर्देशन किया गया है, ऐसी स्थिति में हमको गुप्त मतदान का सहारा लेना पड़ेगा, जो आप पर्ची में नाम लिख करके या अपनी सुविधानुसार करा सकते हैं, लेकिन मतदान गुप्त रहना चाहिए। जब अध्यक्ष का निर्वाचन हो जाए तब हम परिशिष्ट 8 में अध्यक्ष को अध्यक्ष के निर्वाचन की घोषणा का पत्र देंगे। इसी तरह उपाध्यक्ष का निर्वाचन। उपाध्यक्ष के निर्वाचन में एक बात ध्यान रखनी है कि यदि मान लीजिए हमारा जो अध्यक्ष है वह कोई पुरुष निर्वाचित हो गया है, अध्यक्ष अगर पुरुष निर्वाचित हो गया है तो उपाध्यक्ष जो है अनिवार्य रूप से कोई महिला होगी। अब उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए भी हम इसी तरह नाम निर्देशन परिशिष्ट 9 में अभ्यर्थी दाखिल करेंगे और ये प्रपत्र हम उनको उपलब्ध कराएंगे। उसमें भी प्रस्तावक और समर्थक के हस्ताक्षर होंगे। अगर एक ही नामांकन आता है, ऐसी स्थिति में सर्वसहमति से या आम सहमति से उपाध्यक्ष का निर्वाचन हो जाएगा। अगर एक से अधिक अभ्यर्थी होते हैं, ऐसी स्थिति में आपको पुनः गुप्त मतदान का सहारा लेना पड़ेगा। और परिशिष्ट 10 में हम इस तरह से जो निर्वाचित उपाध्यक्ष है उस उपाध्यक्ष को एक निर्वाचन की घोषणा का पत्र प्रदान करेंगे। अब यहां पर मतदान की बात आई। अगर मतदान होता है या मतदान नहीं भी होता है, ऐसी स्थिति में जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव है उसमें केवल ये जो 14 पालक अभिभावक सदस्य हैं ये ही भाग लेंगे। यानी जो वार्ड के पंच हैं या सरपंच द्वारा जो मनोनीत पंच हैं तथा विद्यालय के प्रधान पाठक तथा विद्यालय की महिला शिक्षिका, कोई भी अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन में ना तो भाग ले सकते हैं ना ही किसी तरह का दखल दे सकते हैं। हमें तटस्थ रहना है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव उन्हें ही करने देना है, हमें केवल सहयोग प्रदान करना है। तो इस प्रकार शाला प्रबंधन समिति के गठन की संपूर्ण कार्रवाई जो है राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जो पत्र हमें जारी किया गया है 31 अगस्त 2021 को, उस पत्र में संपूर्ण विवरण दिया गया है। यह कुछ बिंदु थे जहां पर कुछ कंफ्यूजन हो सकता है या जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उन बिंदुओं को हमने रेखांकित करने का प्रयास किया है। तो साथियों, आशा है आज की यह जानकारी शाला प्रबंधन समिति के गठन में हम सबके लिए उपयोगी होगी। अगर आपको उपयोगी लगती है तो अपने शिक्षक साथियों से भी इसे
शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।